नमस्ते बच्चों, स्वागत है एक बार फिर संस्कृत की कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से, जहां हम सभी आज फिर कक्षा 10वीं के विषय चित्र वर्णन का अभ्यास करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी और हम एक बार पुनरावृत्ति करेंगे जिससे कि हम चित्र वर्णन को अच्छे से सीख सकें। और सीखे भी क्यों ना, क्योंकि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये चित्र वर्णन 10 नंबर के लिए आता है। एक सही वाक्य आपको 2 अंक प्रदान करता है। तो आइए जान लें। पढ़ाना प्रारंभ करूं इससे पहले एक बार जानना चाहूँगी, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और परिश्रम के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, चित्र वर्णन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आपको एक चित्र दिया जाएगा जिसका वर्णन आपको अपनी काल्पनिकता से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सृजनात्मकता के साथ संस्कृत के वाक्यों के रूप में करना होगा। तो जी हाँ, चित्र वर्णन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से इस बात को गांठ बांध लेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, जब भी चित्र वर्णन देखेंगे तो उस चित्र से संबंधित कोई 5 ऐसे शब्द हम अपनी उत्तर पुस्तिका में या नोटबुक में लिख लेंगे जिनकी संस्कृत हमको आती है। इफ सपोज अगर विद्यालय का चित्र है तो हमें विद्यालयम शब्द आता है, हमें जो पास में बगीचा है उसके लिए उद्यानम शब्द आता है, अगर वहाँ पे बच्चे खेलते दिख रहे हैं तो बालकः या बालिकाः शब्द संस्कृत में आता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी शब्द आपके दिमाग में उस समय चित्र को देखकर आ जाएंगे। अगर कोई नदी का चित्र है तो नदी अपने आप में संस्कृत का शब्द है। और उसके बाद नदी तटे, नदी का किनारा हो गया, नदी के पास में बगीचा भी होगा तो उपवन हो गया। इस प्रकार के कुछ 5-6 शब्दों को हम एक सूची बना के साइड में लिख लेंगे जिनको हम संस्कृत में जानते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे, वहाँ पर जो हो रही क्रियाएं हैं उनसे संबंधित पहले 5 या 6 शब्द जितने भी चित्र में या परीक्षा में कहे होंगे, हम उनका हिंदी पे वर्णन करेंगे। हिंदी में हम शब्दों का, वाक्यों का निर्माण करेंगे। अगर विद्यालय का चित्र है और हमने विद्यालय के चित्र को देख के सबसे पहले 6 शब्द, 6 वाक्य जो है हिंदी में बनाने हैं कि यह चित्र विद्यालय का है। सबसे पहला जो चित्र होगा, पहला जो शब्द होगा वो हमेशा परिचयात्मक होगा। हम बताएंगे कि हमें क्या समझ में आया है कि ये चित्र किस चीज़ का है, तो परिचयात्मक वाक्य हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य, दूसरे जो चित्र में होगा वो हम कोई भी एक जो मोटी क्रिया जो मोटे रूप से दिख रही होगी उस क्रिया का वर्णन करेंगे। ऐसे ही 5 से 6 वाक्य हम हिंदी में बना लेंगे। अब उसके बाद उनका संस्कृत रूपांतरण करते हुए हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान रखना है, आइए एक बार बोर्ड पर श्याम पट्ट पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो जी हाँ, चित्र का जो पहला वाक्य होगा वो परिचयात्मक बनाएं, ठीक है, वो भी कैसा हो। अब हम ये जो मैं कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ इनको गांठ बांध के सीख लें, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। हम शुरू करेंगे इदम चित्रम या एतत् चित्रम। इदम और एतत् दोनों नपुंसक लिंग, माने नपुंसक लिंग का यह होता है, यह चित्र, इदम चित्रम, क्योंकि ये एक दूसरे के विशेषण हैं तो दोनों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इदम चित्रम, यह चित्र। अब यहाँ पर जिसका भी चित्र है उस पद की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर वो चित्र विद्यालय का है तो विद्यालय पद की षष्ठी क्या होगी, विद्यालयस्य। अगर उपवन का है तो उपवनस्य। और ऐसे ही अगर नदी किनारे का है तो नदी तटस्य। कोशिश करें कि ऐसे शब्द रूप बने जो अकारांत ही आते हों, जिससे कि आप उनका शब्द रूप बना सके षष्ठी में। अगर अकारांत है तो राम की तरह होगा, आकारांत शब्द है तो लता की तरह षष्ठी विभक्ति होगी, ईकारांत है तो नदी की तरह होगी, उकारांत है तो साधु की तरह होगी। तो षष्ठी विभक्ति आएगी उस पद की और साथ में अस्ति आएगा। अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे, ये जो अस्ति है ये हमेशा परिचयात्मक है, तो हम कभी भी भूतकाल में तो नहीं देंगे ना ये चित्र उसका था, हम हमेशा वर्तमान काल में बताएंगे। इसीलिए जब भी हम अस्ति लिखेंगे ये लट लकार का प्रथम पुरुष नहीं आएगा। अगर यहाँ अस्ति नहीं है तो कोई और भी अगर आप धातु यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे तो उसका लट लकार का प्रथम पुरुष ही प्रयोग। हाँ जी, तो इस वाक्य में विशेषण क्या होगा कि मैंने कहा इस चित्र में 2 बच्चे, अब ये 2 बच्चे सुंदर भी हो सकते हैं, 2 बच्चे बुद्धिमान भी हो सकते हैं, तो हम अपनी इच्छा से कोई भी विशेषण लगा सकते हैं। बुद्धिमान द्वौ बालकौ, या फिर अब क्रिया विशेषण कैसे लगाएंगे, भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो तेज दौड़ रहे हैं,
या फिर धीरे दौड़ रहे हैं, तो हम विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग अवश्य करेंगे। उससे एक तो वाक्य की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो ज़्यादा हो जाती है और आपके शब्दों में मजबूती और एक भारीपन दिखता है, जिससे कि परीक्षक खुद ब खुद स्वयं मार्क्स दे देता है। तो हम शुरू करेंगे दूसरा वाक्य चित्रेस्मिन् से। चित्रेस्मिन्, अब ये चित्रे प्लस अस्मिन् दो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेषण या फिर सप्तमी विभक्ति आई है। पहले यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ था, अब हमने दोनों ही शब्दों में सप्तमी का एक वचन प्रयोग किया है। चित्रेस्मिन्, इस चित्र में, यहाँ था यह चित्र तो षष्ठी विभक्ति थी। इस चित्र में इट मीन्स जो भी अब शब्द आएगा उसकी प्रथमा विभक्ति आएगी। चित्रेस्मिन् या जो भी हमने वाक्य बनाया उसके साथ हम विशेषण विशेष्य जो लगाएंगे वो इस तरह के विशेषण लगा सकते हैं। शांतम अर्थात शांत, तीव्रम मतलब जोर से, पानी बहुत जोर से बह रहा है। शनैः शनैः धीरे धीरे। उच्चैः ऊंचा, या फिर कोई पर्वत है तो उच्चैः पर्वतः सन्ति। प्रसन्नः प्रसन्न, बालक बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। इतस्ततः, हमें अक्सर घूमने का दृश्य दिख जाता है चित्रों में, तो इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः भ्रमणं कुर्वन्ति, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार के विशेषण हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा जो वाक्य है वो और भी अधिक भारी हो जाएगा। अब हम तीसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। अव्यय शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, अव्यय हमारे पाठ्यक्रम में भी लगे हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी। अव्यय शब्दों का प्रयोग करने से भी एक तो आपको एग्जैक्ट चीज़ बतानी आ जाती है, दूसरी बात आपको इनके साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। ऊपरी और अधः, ऊपरी माने ऊपर, अधः माने नीचे। किसी चीज़ के ऊपर की ओर कुछ बताना है तो भी, और नीचे तो अधः है। इन दो शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो इसके साथ जो अग्रिम शब्द होगा उसमें षष्ठी विभक्ति आएगी। गांव के ऊपर से हवाई जहाज गुजरा, तो ग्रामस्य उपरि। ठीक है, जो इन शब्दों से पहले प्रयोग होने वाले जो भी शब्द होंगे उनमें षष्ठी विभक्ति आएगी। सह के साथ हमेशा तृतीया आती है। अहम तया सह गच्छामि, मैं उसके साथ जा रही हूँ। या चित्रे महिलया सह बालकः भ्रमति, एक महिला के साथ बालक भी घूम रहा है। तो सह माने साथ, तृतीया विभक्ति आएगी सह के साथ। बहि अर्थात बाहर, और बाहर के बाद पंचमी आएगी, क्योंकि किसी चीज को हम दूर कर देते हैं तो अपादाने पंचमी। गांव के बाहर एक सरोवर है। ग्रामात् बहि एकः सरोवरः अस्ति, तो बहि प्रयोग करेंगे तो पंचमी विभक्ति आएगी। उसके बाद उभयतः परितः सर्वतः, बहुत ही ऐसे शब्द हैं जो कि अक्सर चित्र में प्रयोग हो जाते हैं। उभयतः माने दोनों ओर, परितः माने सब ओर, परितः माने चारों ओर, और सर्वतः माने सब ओर। ठीक है, हर जगह हरियाली दिख रही है, तो यहाँ भी द्वितीया आएगी। ठीक है, ग्रामम सर्वतः हरियाली दृश्यते, अर्थात गांव के सभी ओर हरियाली दिख रही है। ग्रामम परितः हरियाली दृश्यते, ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर हरियाली दिख रही है। तो इस प्रकार से उभयतः, परितः और सर्वतः इन शब्दों में द्वितीया विभक्ति आएगी इनके साथ। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं हम? अपि, अपि माने भी, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। तो हम ये शब्द भी प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य भी बड़ा हो जाएगा और हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। इसी वाक्य को हम चित्रेस्मिन् ना करके हम कैसे प्रयोग शुरू कर सकते हैं? अत्र, इस चित्र में, अत्र एकः सुंदरः बालकः स्वस्य मातुः सह, मात्रा सह भ्रमति, इस चित्र में एक सुंदर बालक अपनी माँ के साथ घूम रहा है। तो ऐसे और भारी कर लेंगे अपने शब्दों को। इसके बाद चलते हैं अगले पे। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अक्सर हम लोग संस्कृत में या जब भी ट्रांसलेशन करते हैं किसी दूसरी भाषा में ये गलतियाँ कर देते हैं। विशेषण व संख्याओं का प्रयोग जो होगा वो विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होगा। कैसे? अगर आपका विशेष्य जो है वो पुल्लिंग का है तो विशेषण भी पुल्लिंग में लगाएंगे। अगर विशेष्य स्त्रीलिंग का है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में लगाएंगे। और अगर विशेष्य नपुंसक लिंग का है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में आएगा। और संस्कृत में बहुत ही आसान सी बात है, पुल्लिंग में अक्सर विसर्ग आ जाया करते हैं, स्त्रीलिंग में अक्सर आकारांत शब्दों के साथ विसर्ग आ जाया करते हैं। लड़की तो हम कहेंगे एका लड़की, एका बाला। अगर हम कहेंगे एक लड़का तो हम कहेंगे एकः बालकः। और हम कहेंगे
सेम ही चलती हैं, एक सी चलती हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि संख्या का और विशेषणों का प्रयोग विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए तो यहाँ पे हरितः भी पुल्लिंग में हो गया। अब एक वचन है तो इसके साथ अस्ति आ गया। अब दो वृक्ष हैं तो क्या कह देंगे, अक्सर नहीं आते चित्र वर्णन में, अस्ति सह संति तक याद रखेंगे। अगर यहाँ पर एक वचन है तो क्रियापद भी एक वचन का, यहाँ द्विवचन है तो क्रियापद में भी द्विवचन। हरितः वृक्षः बहुवचन आ गया तो संति आ गया। ठीक है। अनेके जनः बहुत सारे लोग, अनेकः बालिकाः स्त्रीलिंग हो गया बहुत सारी बालिकाएं, अनेकानि वृक्षाणि बहुत सारे वृक्ष नपुंसकलिंग आ गया। तो जिस प्रकार का लिंग होगा उसी प्रकार का विशेषण में लिंग जाएगा, जिस प्रकार का वचन होगा उसी प्रकार का विशेषण में वचन रहेगा। ये ध्यान रखेंगे, हम जरूर अच्छे वाक्य बना पाएंगे। अब है अंतिम चीज, अब वाक्य का आरंभ हम किस किस से करें। तो पहला आरंभ हम करेंगे वाक्य इदम या एतत् से, इदम चित्रम षष्ठी विभक्ति के साथ अस्ति। दूसरा करेंगे चित्रेस्मिन्, इस चित्र में, हमने इनको संधि में लिख दिया, चित्रेस्मिन् अस्मिन् चित्रे एकः बालकः स्वस्य मात्रा सह भ्रमति, अपनी माँ के साथ घूम रहा है। तो दूसरा वाक्य चित्रेस्मिन् से शुरू हुआ। तीसरे वाक्य को हम कर देते हैं प्रदत्ते चित्रे, प्रदत्त मतलब दिया हुआ, चित्र मतलब चित्र में, दोनों में सप्तमी आएगी। प्रदत्ते चित्रे, प्रदत्त चित्र में बहूनि वृक्षाणि दृश्यन्ते, बहुत सारे वृक्ष भी दिख रहे हैं। वृक्षाणि अपि दृश्यन्ते भी लिख सकते हैं। तृतीय सेंटेंस तक आते आते आप अपि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप दो चीज़ें बता चुके हैं और तीसरी बता रहे हैं, तो आप कह देते हैं ना ऐसा भी है, ऐसा तो है ही, ऐसा भी है। तो तृतीय चित्र में प्रदत्ते चित्रे कर दिया तृतीय वाक्य में। चतुर्थ वाक्य में आपने दोबारा से इसका उल्टा कर दिया, अस्मिन् चित्रे या एतस्मिन् चित्रे। अस्मिन् और एतस्मिन् दोनों ही सप्तमी विभक्ति हैं, एतत् शब्द की और इदम शब्द की। तो अस्मिन् चित्रे जो जो आप बताएंगे, और अंतिम वाक्य को आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि सर्वे प्रसन्नः दृश्यन्ते, चित्र में सब प्रसन्न दिख रहे हैं, या अत्र, इससे भी शुरू कर सकते हैं, या कोई भी विशेषण से। सुंदरः सुंदरः जनः अत्र भ्रमन्ते, यहाँ पर सुंदर लोग घूम रहे हैं, या जो भी आपके मन में आए उससे प्रारंभ कर सकते हैं। एक झलक के रूप में मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, देखिए कितना सरल हो जाएगा उसके बाद चित्र वर्णन। ध्यान रखें, इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति, यह चित्र माना कोई समुद्र तट का चित्र है, तो क्या लिखेंगे, इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति, यह चित्र समुद्र तट का है, षष्ठी विभक्ति आई। इसी का दूसरा रूप क्या है, इदम एकम समुद्र तटम अस्ति। जरूरी नहीं आप हर बार चित्र लिखेंगे, चित्र वर्णन तो है ही, तो इदम एकम, यह एक समुद्र तट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरे वाक्य को हमने शुरू किया, अत्र, इस चित्र में, अत्र का मतलब इस चित्र में हो गया। अत्र यहाँ बालकः बालक कंदुकेन बॉल के साथ क्रीडन्ति खेल रहे हैं। अब ये देखिए बालकः बहुवचन का था तो क्रीडन्ति भी बहुवचन का आ गया, बस हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अत्र बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति। फिर किया अस्मिन् चित्रे एकः जनः समाचार पत्रं पठति। अब यहाँ बालकः बहुवचन था तो क्रीडन्ति आ गया। अब आ गया इस चित्र में एक व्यक्ति, एकः जनः, दोनों में सेम पुरुष, सेम लिंग और सेम वचन प्रयोग किया, और एक ही था इसीलिए यहाँ पर भी सेम प्रयोग किया, सेम वचन और सेम पुरुष। एकः जनः पठति, क्या पढ़ रहा है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर ना भी समझ आए तो एकः जनः किमपि पठति, कुछ पढ़ रहा है। समाचार पत्रम की जगह किमपि भी लिख सकते हैं, कुछ पढ़ रहा है, या किंचित कानिचित पुस्तकम पठति, किसी पुस्तक को पढ़ रहा है भी लिख सकते हैं। ठीक है, या पुस्तकम पठति भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे। चतुर्थ वाक्य में प्रदत्ते चित्रे, प्रदत्त चित्र में बालः बहुत सारे बच्चे और बच्चियां गृहम रचयन्ति। अब यहाँ पर घर रचा रहे हैं, बहुवचन है तो यहाँ रचयन्ति आ गया। घर बना रहे हैं तो बालू से ही बना रहे होंगे शायद से चित्र में, तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब जिससे चित्र बन रहा है उसमें तृतीया विभक्ति आएगी, के द्वारा, तो बालुकाभिः गृहं रचयन्ति। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, गृहं रचयन्ति करके भी आप छोड़ सकते हैं। पांचवा वाक्य क्या बना, देखिए कितनी आसानी से वाक्य बन रहे हैं। पहले हिंदी में वाक्य हमारे मस्तिष्क में क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, तो संस्कृत निर्माण भी हम
कर ही देंगे। फिर है सागर जले, समुद्र के जल में नाव भी चल रही होंगी। तो चतस्रः नौकः, अब नौकः स्त्रीलिंग था तो इसीलिए हमने चत्वारः यूज़ नहीं किया या चत्वारि यूज़ नहीं किया, स्त्रीलिंग यूज़ किया। चतस्रः नौकः अपि सन्ति, अपि भी लगा दिया, अव्यय भी लगा दिया। सागर के जल में 4 नौकाएं भी हैं और चाहे तो अंतिम वाक्य ही 5 तो हो ही गए, 5 ही आते हैं प्रायशः। पर हम छठा भी कर लेते हैं कि सर्वे जनः प्रसन्नः सन्ति चित्रेस्मिन्, इस चित्र में सभी लोग प्रसन्न दिख रहे हैं। ये तो पक्की बात है ना कि आपको कोई चित्र दिया जाएगा तो दुख का नहीं दिया जाएगा। हम में से कोई भी हमारा बड़ा ये नहीं चाहता हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से दुख मिले। और अगर हमें लगता भी है ना कई बार कि बड़े पनिशमेंट दे देते हैं या कुछ और, तो वो जो दुख होता है वो अल्पकालीन होता है, वो आगे के सुख के लिए होता है। आपको मेहनत करने के लिए कहा जाता है तो आपको कभी कभी बुरा लगता है, हो सकता है, बट जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो ही जो दुख है वो आपको सुख देगा। इसीलिए अच्छे से चित्र वर्णन का अभ्यास करिए और इसमें 1 नंबर भी मत कटने दीजिए। यहाँ एक और बात, क्योंकि आज संदर्भ है इस बात का, मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज ही CBSE का रिज़ल्ट आया 10th का। आप ही की कक्षा इस बार 10th है। मैं चाहूँगी कि आज हम सब ये प्रण लें कि इस बार होने वाले फाइनल एग्ज़ाम्स में हम अपना 100% लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम संस्कृत में 100 में से 100 नंबर ही लें इस बार। हम सब कर सकते हैं, हम सब में संभावनाएं हैं, सिर्फ सोच लो कि हमें लेने हैं। 90 की तैयारी करोगे तो 85 पे अटक जाओगे, 100 के लिए प्रयास करोगे तो शायद 100 ना सही 99 तो आ ही जाएंगे। और क्यों ना हम 100 के लिए प्रयास करें जब इतना इजी पैटर्न है। ठीक है, इससे अग्रिम वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।